अब देखिए जो हम लोग ने लास्ट टाइम पे एल्कीन्स के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा था, तो ज्योमेट्रिकल हाँ आइसोमेरिज्म है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म हाँ और और इजेड ये आइसोमेरिज्म। ये दोनों हाँ एल्कीन्स के अंदर मिलता है। सिस ठीक। ट्रांस आइसोमेरिज्म हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे हाँ कोई एक सिमिलर ग्रुप होना चाहिए, कोई ऐसा ग्रुप होना चाहिए सिमिलर जो दोनों कार्बन एटम पे प्रेजेंट हो, बॉन्डेड हो। तो हम ये चेक हाँ करेंगे कि वो सिमिलर ग्रुप अगर वो डबल बॉन्ड सी के सेम साइड है तो वो सिस फॉर्म हो जाएगा, अदरवाइज ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ना। हाँ तो इस तरह से हम लोग सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसा एल्कीन है, हाँ यहाँ पर एक एल्कीन बना, जरा इस एल्कीन को देखिएगा ना। कोई भी नहीं मैच कर रहा। इस एल्कीन में कहीं पर इस कार्बन से जो बॉन्डेड है वो ए और बी है, हाँ और इस कार्बन से जो बॉन्डेड है वो एक्स और, बाई है। मतलब कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे कोई भी ग्रुप ऐसा नहीं है जो सिमिलर है। हाँ और जब कोई ग्रुप सिमिलर नहीं है दोनों कार्बन एटम पे, तो हम सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म की बात नहीं कर सकते। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए एक सिमिलर ग्रुप होना चाहिए। हाँ तो इस कंडीशन में ऐसे एल्कीन्स जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे कोई भी सिमिलर ग्रुप नहीं है, वहां पर हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सिस ट्रांस फॉर्म को डिस्कस नहीं कर सकते हैं, या सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तब हमें वहां पर इजेड आइसोमेरिज्म पढ़ना होगा। हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप है इजेड, वो एग्जिस्ट करेगा, यानी एल्कीन्स इजेड आइसोमेरिज्म शो करेंगे, सिस ट्रांस नहीं करेंगे। ठीक। अब इजेड आइसोमेरिज्म क्या है? इजेड आइसोमेरिज्म से पहले आपको एक चीज समझना पड़ेगा। इजेड आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि जो ये ग्रुप्स बॉन्डेड है कार्बन एटम्स पे, हाँ उन दोनों ग्रुप्स को हाई, इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ती है, और उसमें से किसी एक को हम हाई प्रायोरिटी और किसी एक को हम लोग लो प्रायोरिटी ग्रुप कहते हैं। जैसे ये हाई प्रायोरिटी हो गया, ये लो प्रायोरिटी हो गया इस कार्बन पे जो बॉन्डेड है। हाँ ऐसे जो यहाँ पर बॉन्डेड है, इसमें भी किसी एक को हमें हाई प्रायोरिटी और किसी एक को लो प्रायोरिटी ग्रुप में डिवाइड क्लासिफाई करना पड़ेगा। हाँ प्रायोरिटी कैसे देखेंगे वो हम अभी बताएंगे। फिर हम ये देख लेंगे कि अगर हाई प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स सेम साइड कहीं पर किसी एल्कीन में, अगर दोनों कार्बन के हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स सेम साइड ऑफ सी डबल बॉन्ड सी लाई कर रहे हैं, तो वो जेड हाँ फॉर्म होता है। ठीक ठीक। है। हाँ और सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स अपोजिट एंड्स पे, मतलब इस कार्बन का हाई प्रायोरिटी ग्रुप इधर है, और मान लो इस कार्बन का हाई प्रायोरिटी ग्रुप यहाँ पर होता है। हाँ ठीक है ना, सी डबल बॉन्ड सी के अपोजिट, तो ये होता हाँ ई फॉर्म। ई फॉर्म। ठीक है ना, तो ई ठीक। फॉर्म और जेड फॉर्म, इस तरह से हम जेड लोग फॉर्म। क्लासिफाई करते हैं। डिपेंड करता है कि सिमिलर ग्रुप्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो ठीक। ये अब इसमें प्रायोरिटी के लिए एक रूल है। अब ये प्रायोरिटी हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए एक रूल होता है। ये किस बेसिस पे प्रायोरिटी हाँ डिसाइड करते हैं? हेलो। हाँ सर। अब इन ग्रुप्स की प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम, कौन हाई प्रायोरिटी कौन लो प्रायोरिटी है? तो इसके लिए कुछ रूल CIP रूल। कहते हैं सीआईपी रूल्स, कान इनवॉल्व लॉग रूल्स। पढ़े हैं आपने? हाँ। ठीक है ना, कहाँ पढ़ा इसे? आप ही ने पढ़ाया था। हाँ, तो अब इन रूल्स में क्या करना होता है? रूल 1, पहले क्या देखना है आपको? रूल 1 में सीधे सीधे आप एटॉमिक नंबर देख लेते हैं। जो भी ठीक। एटम्स डायरेक्टली बॉन्डेड है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, हम्म उनका डायरेक्ट आप एटॉमिक नंबर देख लीजिए। जिसका एटॉमिक नंबर हायर होगा वो हाई प्रायोरिटी ग्रुप होगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर देखिए, हम्म यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से हाँ यहाँ क्लोरीन बॉन्डेड है और यहाँ फ्लोरीन। हाँ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर यहाँ लिखा हुआ है 17, ठीक। और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक। तो सीधे एटॉमिक नंबर से आपको पता चल गया कि इसमें से हाई प्रायोरिटी ग्रुप कौन सा है। हाँ ऐसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ OH ग्रुप है, हाँ और यहाँ देखेंगे ये CH3 ग्रुप है। तो जो हाँ डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से डायरेक्टली बॉन्डेड है एटम, हाँ का एटॉमिक नंबर देख लीजिए। यहाँ पर डायरेक्टली कौन बॉन्डेड है? O।
ओ। हाँ इसका एटॉमिक नंबर है 8। हाँ। यहाँ पर कौन है? सी। एटॉमिक नंबर 6। तो प्रायोरिटी क्लियर हो गई। क्या हाई प्रायोरिटी ग्रुप है? हाँ। और ये लो प्रायोरिटी। अब आपने ये देख लिया कि ये जो हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं वो सेम साइड है, सी डबल बॉन्ड सी। हाँ। तो ये अगर हम इजेड में बात करते हैं तो ये जेड फॉर्म में। जेड फॉर्म में, जैसे सिस्टम। रूल 2, ठीक। अगर मान लो जो फर्स्ट एटम है जो डायरेक्टली बॉन्डेड हाँ है डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, हाँ सपोज उसका एटॉमिक नंबर सिमिलर है, हाँ ठीक है, तब क्या करेंगे? उस एटम से जो फर्दर बॉन्डेड होंगे एटम्स, हाँ। सेकंड एटम, उसका एटॉमिक नंबर चेक करेंगे या कंपेयर करेंगे। वो भी सिमिलर है तो नेक्स्ट, इस तरह से आप मूव करते जाएंगे। अगर फर्स्ट ठीक। एटम जो डायरेक्टली बॉन्डेड एटम्स हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से या डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, उनके अगर हाँ एटॉमिक नंबर्स में आप कंपेयर करते हैं और उसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलता, उसके बेसिस पे आप हाई या लो प्रायोरिटी डिसाइड नहीं कर पा रहे, हाँ। तो आपको नेक्स्ट एटम्स पे मूव करना पड़ेगा। वहां से नहीं कर पा ठीक। रहे तो नेक्स्ट पे, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, ठीक। अब एक एग्जांपल यहाँ पर देखिए, समझ में आ जाएगा। ये देखना, अब यहाँ पर ग्रुप्स को देखिएगा, सी डबल बॉन्ड सी से या डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जो ग्रुप्स बॉन्डेड, यहाँ पर एक ग्रुप बॉन्डेड है CH2OH, हाँ और यहाँ पर एक ग्रुप बॉन्डेड है CH2CH3। हाँ तो अब फर्स्ट एटम को अगर हम देखें जो डबली बॉन्डेड कार्बन से बॉन्डेड है वो है कार्बन, हाँ। और यहाँ भी अगर फर्स्ट एटम की बात करें जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से सीधे बॉन्डेड है वो है कार्बन। कार्बन। हाँ तो यहाँ से हम प्रायोरिटी डायरेक्टली जो बॉन्डेड एटम्स हैं डबली बॉन्डेड कार्बन, हाँ। उससे डायरेक्ट हम प्रायोरिटी नहीं डिसाइड कर पा रहे क्योंकि वो सिमिलर एटम्स है। ठीक। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट एटम्स पे मूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट। जैसे यहाँ पर हाँ डायरेक्टली कौन बॉन्डेड है? कार्बन। लेकिन उसके हाँ आगे क्या बॉन्डेड अगर हम बनाएंगे तो यहाँ पर H है, हाँ। यहाँ पर भी H है, और और CH2, OH। ये हो गया OH, ऐसे हो गया। हाँ ठीक है ना? हाँ। और यहाँ बनाएंगे अगर हम तो CH2 ऐसे हो गया, CH2, और क्या हो गया? ओ सी हाँ, और फिर ऐसे CH3। हाँ CH2 CH3 का मतलब ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर है 6, इसका भी एटॉमिक नंबर, हाँ। इसलिए हम डिसाइड नहीं कर 6। पा रहे थे। लेकिन हाँ 6 के बाद और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर है 1, हाँ यहाँ पर है 1, इससे जो बॉन्डेड एटम्स है, और यहाँ पर है एटॉमिक हाँ। नंबर 8 ऑक्सीजन का। 8। हाँ। यहाँ पर बात करेंगे तो नेक्स्ट एटम्स का 1 एटॉमिक नंबर है 1 1 1 6। और 6। तो नेक्स्ट एटम्स के हाँ। एटॉमिक नंबर कंपेयर करेंगे तो 8 इज ग्रेटर देन 6। हम्म। कोई सम वगैरह नहीं करना है, एडिशन कुछ नहीं करना है, बस सीधे डायरेक्टली जो बड़ा नंबर दिख जाए आपको, ग्रेटर नंबर जो हाँ दिखता है एटॉमिक नंबर, वो हाई हाँ। प्रायोरिटी। इसका मतलब, अच्छा अब आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें डिफरेंस यहाँ पर मिल गया एटॉमिक नंबर में। ठीक। तो कौन हो ठीक। गया हाई प्रायोरिटी पे? ये वाला। CH2OH। ऐसे हाँ यहाँ देखेंगे तो ये CH3 है, और हाँ। यहाँ देखेंगे तो CH2 CH3। तो अगर हम केवल CH3। CH3 को देखेंगे तो इसका मतलब एक कार्बन और उससे अटैच 3 हाइड्रोजन। हाँ। यहाँ देखेंगे तो कार्बन, उससे 2 हाइड्रोजन और फिर एक कार्बन। ठीक। बात समझ में आ गई? हाँ फर्स्ट कार्बन के बेसिस पे तो हम नहीं डिसाइड कर पाएंगे, लेकिन उसके बाद हम देखेंगे तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, मतलब 1 1 1, हाँ। और यहाँ देखेंगे तो 2, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन और 2 एक कार्बन, हाइड्रोजन तो और एक 1 1। कार्बन। 6 7 8। नहीं, 8 क्या, हाँ। हम थोड़ी करना है। ठीक। आप सम ना करो कि यहाँ पर 8 हो रहा है वहां पर 3 हो रहा है, ठीक। केवल कंपेयर करना है, देखना है खाली। ठीक। नहीं, बात समझ में आई? आ गई। जैसे मान लीजिए कि कोई कार्बन एटम है ऐसे, ठीक है, हाँ और इससे मान लीजिए यहाँ कार्बन बॉन्डेड है, यहाँ कार्बन बॉन्डेड है, यहाँ कार्बन बॉन्डेड है। हाँ। दूसरी जगह क्या है, ये कार्बन एटम है, इससे यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डेड है, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड है, और यहाँ पर O बॉन्डेड है। तब किसको प्रायोरिटी देंगे? दूसरे वाले को। हाँ,
तो वही हमने कहा ना, यहाँ एडिशन से कोई मतलब नहीं कि यहाँ 6 6 6 है तो हमने 18 कर दिए, हाँ है ना। यहाँ तो 1 1 और 8 है, 8 है। एडिशन से नहीं मतलब है। एटॉमिक नंबर कोई भी किसी भी एलिमेंट, जितने भी आप एलिमेंट कंपेयर कर रहे हो उसमें हाईएस्ट एटॉमिक नंबर किस ग्रुप के पास है, वो ग्रुप को, उस ग्रुप को हाई प्रायोरिटी हम लोग देंगे। ठीक। एक और एग्जांपल, कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे हमने ये दो ग्रुप्स आपको कंपेयर करके दिखाए। अगर मान लो कोई ग्रुप इस टाइप का है जिसमें 1 1 8 है और कोई ग्रुप है हाँ जिसमें 1 1 6 है, तो 8, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस में देखेंगे तो 8 हायर नंबर हुआ, तो इस पूरे ग्रुप को हाँ प्रायोरिटी हाई मिल जाएगी, इसको लो मिल जाएगी। ठीक है ना, क्लियर ठीक है। हाँ नहीं? नहीं। अब रूल नंबर 3 आता है। हाँ रूल 3 क्या है? रूल ऑफ डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। इसका हाँ मतलब ये होता है कि जैसे कहीं पर मान लो कोई ऐसा केस है जहां पर हाँ कार्बन एटम्स की 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, या सेटिस्फाइड है मतलब सिंगल बॉन्ड से नहीं है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड, तो वहां ठीक। पर रूल ऑफ डुप्लीकेट या रूल ऑफ ट्रिपलेट लगता है, डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट। जैसे मान लो हमें CHO ग्रुप को देखना है, इसकी प्रायोरिटी कहीं डिसाइड करनी है किसी के रिस्पेक्ट। हाँ CHO में हम यहाँ देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड नहीं है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। तो हाँ प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड एज्यूम करना पड़ेगा। तो इसको एक्सपैंड कैसे करें? रूल ऑफ डुप्लीकेट, मतलब इसका हमें डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा पहले। इसको कैसे डुप्लीकेट बनाएंगे? यहाँ पर देखिए बना रहे हैं। डुप्लीकेट बनाने के लिए हमें यहाँ से एक पाई बॉन्ड को हटाना पड़ेगा हाँ और ठीक। इस ऑक्सीजन का डुप्लीकेट इस कार्बन पे और इस कार्बन का डुप्लीकेट इस ऑक्सीजन पे बनाना पड़ेगा। ये रूल ऑफ डुप्लीकेट, मतलब इस CHO हाँ को जब ठीक। हम आगे एक्सपैंड करेंगे या प्रायोरिटी के हिसाब से जब देखेंगे, तो यहाँ पर हाँ हमने क्या किया, देखिए C और O के बीच में पहले क्या था? डबल बॉन्ड था। हाँ इसको हमने हटाया और डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो इस कार्बन का डुप्लीकेट यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन बॉन्डेड किया हाँ और ऑक्सीजन का डुप्लीकेट कार्बन पे, तो इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन एडिशनल बढ़ा दिया। ठीक। समझ में आया डुप्लीकेट रूल? हाँ थोड़ा थोड़ा। नहीं समझ में आया भाई? सीधी सी बात है, इसका मिरर इमेज, यानी यहाँ पर जब हम डबल बॉन्ड को हटाएंगे तो जो यहाँ हाँ एटम है यानी कार्बन, इसका मिरर इमेज इसके साथ, इस कार्बन को इसके साथ एक एडिशनल कार्बन बना देंगे और इस ऑक्सीजन का इमेज इस कार्बन पे बना देंगे। इस कार्बन के साथ एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और इस ऑक्सीजन के साथ एक एक्स्ट्रा कार्बन जुड़ जाएगा। ठीक। हाँ रूल ऑफ डुप्लीकेट। तो जैसे जब यहाँ ठीक। पर डबल बॉन्ड हटाएंगे तो इस ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन ऐड हो गया ये वाला, हाँ और इस ऑक्सीजन का इमेज इस पे, तो इस कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन ऐड हो गया। ठीक। तो इस CHO को प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए इस तरह से देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ठीक। कार्बन से जो जुड़े हुए ग्रुप्स है उसमें 8 8 एंड 1 ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर है ये सब। ऐसे ही जैसे कहीं पर मान लीजिए C ट्रिपल बॉन्ड N है, हाँ साइनाइड ग्रुप, तो C ट्रिपल ठीक। बॉन्ड N को जब हम प्रायोरिटी के लिए चेक करेंगे तो इसके ट्रिप्लीकेट में चेंज करेंगे। तो ट्रिप्लीकेट में कैसे चेंज करेंगे? यहाँ से 2 पाई बॉन्ड हम हटाएंगे। अब जब पाई ठीक बॉन्ड है। आप हटाएंगे यहाँ से, तो N के इमेजेस या N की एटम्स C से बॉन्डेड होंगे, हाँ N के डुप्लीकेट्स यहाँ पर बनाएंगे ये ट्रिप्लीकेट, और C के डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट यहाँ पर बनाएंगे N पे। तो जैसे मेरी बात समझिएगा, थोड़ा सा और समझाते हैं। यहाँ से मान लीजिए अभी आपने एक बॉन्ड ये हटाया, तो N का डुप्लीकेट यहाँ बनाएंगे आप C पे, मतलब C से आपको एक एक्स्ट्रा N जोड़ना पड़ेगा, ठीक। और C जो यहाँ पर एटम है उसका डुप्लीकेट यहाँ बनेगा, तो यहाँ पर एडिशनल आपने C बढ़ा दिया। फिर जब आपने एक बॉन्ड और हटाया तो फिर इस N का डुप्लीकेट यहाँ बनाएंगे, एक और N यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, तो उसका डुप्लीकेट एक और सी ऐड होगा। इस C का डुप्लीकेट यानी यहाँ पर एक और C ऐड होगा। तो फाइनली इसको इस तरह से देखा जाएगा। तब तक आप बॉन्ड्स को हटाएंगे जब तक इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ना रह जाए। ठीक। तो ये जो CN ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप, उसको फाइनली देखेंगे प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए, तो ऐसे देखेंगे। बात समझ में आया कैसे बनाइए? हाँ देखिए यहाँ पर 2 बॉन्ड हमने हटाए, हाँ तो 2 बॉन्ड जब हटाए तो इस नाइट्रोजन के डुप्लीकेट्स यहाँ बना दिए 2। हाँ और उसके डुप्लीकेट 2 कार्बन उधर ऐड कर दिए। ठीक है, ठीक। रूल ऑफ डुप्लीकेट एंड ट्रिप्लीकेट। ठीक।
प्रायोरिटी डिसाइड। अब प्रायोरिटी डिसाइड कर लेने के बाद हम ये देख लेंगे इजेड आइसोमेरिज्म में, हाँ अगर सेम प्रायोरिटी की ग्रुप, दो हाई प्रायोरिटी ग्रुप अगर सेम साइड है ऑफ डबल बॉन्ड, हाँ तो उसको हम Z कह देंगे। और अगर वो अपोजिट एंड्स पे हैं, सेम हाँ प्रायोरिटी की ग्रुप्स अगर अपोजिट एंड ऑफ सी डबल बॉन्ड C पे हैं, तो उसको हम लोग क्या कह देंगे? ई बोलेंगे। E। ई। जैसे सिस और ट्रांस होता है वैसे इसमें Z और E होगा। ई है, ठीक है। Z होता है बेसिकली ज्यूसामेन, और E जो हम लोग लिखते हैं वो एंटगेगन, ठीक है। इनके शॉर्ट फॉर्म है Z और E। ई के। तो लेकिन E और Z डिसाइड करने से पहले आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ेगी, और प्रायोरिटीज के लिए हमें कान, इनगॉल्ड एंड प्रिलॉग रूल, CIP रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये CIP रूल्स जब हम RS कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, हाँ जब किसी कार्बन की टेट्रा वैलेंसी 4 सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई होगी, हाँ या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री जब उसकी बनेगी, तो कार्बन के अराउंड जो उसके साथ 4 ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे टेट्राहेड्रल पैटर्न में, उनके स्पेशल अरेंजमेंट को हम लोग R और S कॉन्फ़िगरेशन में शो करते हैं। तो उसमें भी CIP रूल्स का यूज होता है। अभी आप EZ के लिए समझिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल EZ समझाने के लिए आपके सामने बनाया है। हाँ ये हमने एल्कीन के 2 फॉर्म बनाए हैं। ठीक। तो यहाँ पर देख लिया, प्रायोरिटी हमने डिसाइड कर ली, ये हाई हो गया, ये लो हो गया। हाँ इधर डिसाइड कर ली तो ये लो आ गया, ये हाई आ गया। अब दो सेम साइड के अगर हाँ हम ग्रुप्स देखेंगे सेम प्रायोरिटी के, हाँ तो वो C डबल बॉन्ड C के अपोजिट एंड्स पे हैं, तो ये कैसा फॉर्म हो गया? ई फॉर्म। और अगर सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स सेम साइड ऑफ C डबल बॉन्ड C हैं, तो जेड फॉर्म हो जाएगा। तो ये Z फॉर्म आइसोमर हो गया, ठीक है। ठीक। हाँ तो इस तरह से हम लोग EZ आइसोमरिज्म देख लेते हैं। तो देखिए EZ और सिस ट्रांस, हाँ ये दोनों जो हमने आइसोमरिज्म पढ़े हैं एल्कीन्स में, ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म ही है। ज्योमेट्रिकल ठीक है। आइसोमरिज्म के दोनों टाइप्स हैं, EZ आइसोमरिज्म और सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। सिस ट्रांस। हाँ कंडीशन ये है कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म आपको देखने को मिलेगा जहां पर एल्कीन्स के अंदर दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे एटलीस्ट एक सिमिलर ग्रुप प्रेजेंट। वो। हाँ और अगर मान लीजिए, और EZ जनरली आप वहां पर देखते हो जहां पर सिमिलर ग्रुप्स नहीं हो। नहीं होंगे। वैसे तो आप जहां हाँ सिस ट्रांस देखते हो वहां भी EZ देख सकते हैं। ठीक है। अब कुछ ऐसे एल्कीन्स होते हैं जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते हैं, जिसमें आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने को नहीं मिलेगा। ये ठीक। कैसे एल्कीन्स होंगे? ज्योमेट्रिकल का मतलब ना तो सिस ट्रांस मिलेगा और ना EZ ठीक। मिलेगा, ठीक है ना। हाँ ये जनरली ऐसे एल्कीन्स होंगे जिसमें दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे मिलाकर हाँ एटलीस्ट 3 ग्रुप्स या 4 ग्रुप्स सिमिलर हो। जैसे हमने पहले भी बताया था, ए एंड बी। तो इस टाइप का अगर कोई एल्कीन होगा तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का कोई चांस नहीं है, ना तो सिस ट्रांस नहीं जेड। नहीं, या फिर ऐसे एल्कीन जहां पर चारों ग्रुप सिमिलर हो। डिफरेंट हो। अच्छा हाँ, चारों ग्रुप से। वहां नहीं मिलेगा। डिफरेंट, जहां चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे वहाँ इजेड हो जाएगा। वहां EZ तो मिलेगा ना। तो EZ इज अ टाइप ऑफ हाँ सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन ने चारों ग्रुप, मान लीजिए डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स पे जो चारों ग्रुप बॉन्डेड, अगर वो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, हाँ और अगर हमसे पूछते हैं कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म इसमें मिलेगा कि नहीं, तब हम कहेंगे नहीं मिलेगा। ठीक। लेकिन अगर हमसे कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसमें होगा या नहीं होगा, इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं, नहीं। तो करेंगे। अगर चारों ग्रुप उसके हाँ डिफरेंट हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का मतलब है उसमें सिस ट्रांस EZ सब देखना है आपको। हाँ, तो इजेड वाला शो करेगा। EZ वाला तो शो करेगा। तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए कि सिस ट्रांस पूछा है आपसे या EZ पूछा है।
ठीक है। ठीक है। हाँ। अब जैसे कुछ एल्कीन्स यहाँ पर दे रहे हैं, जैसे प्रोपीन है, प्रोपीन एल्कीन है, ब्यूट 1 इन है, इनमें आपको कोई आइसोमरिज्म नहीं मिलेगा, मतलब नसिस ट्रांस नहीं है, नहीं 2 सर। मिथाइल प्रोप 1 इन। आप बना के देखिए इसको, ठीक है ना। ठीक। आप आप इसको जब बना के देखेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे मिलाकर देखेंगे तो 3 ग्रुप या चारों ग्रुप सिमिलर मिलेंगे। तो कहीं पर कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। नहीं होगा इसमें, नसिस ट्रांस नहीं। ठीक। ये इजेड आइसोमरिज्म है, आइसोमरिज्म चैप्टर में भी हम लोग ने पढ़ा है। अब एक टॉपिक आपका स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। हाँ। हमें ये चेक करना है कि अगर हमारे पास अलग अलग एल्कीन्स गिवन है तो कौन सा हाँ, एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल है। वैसे तो अगर हम बात करें तो एल्कीन्स की स्टेबिलिटी हाँ। एल्केन्स से कम होती है, एल्केन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एल्कीन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि एल्केन्स सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं और एल्कीन्स अनसैचुरेटेड। तो जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनकी टेंडेंसी होती है अपने आप को सैचुरेट करने की। तो एल्कीन हाँ। के अंदर टेंडेंसी है कि वो चाहता है कि उसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए और वो अपनी टेट्रा वैलेंसी को सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू या सिग्मा बॉन्ड से बैलेंस कर ले, मतलब वो ठीक। सैचुरेटेड हो जाए। और इसीलिए एल्कीन्स एल्केन्स से लेस स्टेबल होते हैं। लेकिन एल्कीन्स के अंदर कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है ये देखना। ठीक। तो इसके लिए हम देखते हैं एक टॉपिक होता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। ये क्या चीज है पहले समझिए। जितने भी एल्कीन्स हैं आप उनमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड कर सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम, निकल या पैलेडियम। ठीक है। और एल्कीन्स में इजीली हम जब एल्कीन्स में हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे या हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ दीज मेटालिक कैटलिस्ट प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल, तो एल्कीन सैचुरेट होके अपने करस्पॉन्डिंग एल्केन में एल्कीन। चेंज होगा। जैसे हाँ। यहाँ ये एल्कीन है और जब इसमें हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम तो ये एल्कीन हो सैचुरेट जाएगा। होके एल्केन बना रहा है, ठीक है ना। हम्म। दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हाइड्रोजनेशन। और ये जो हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है ये ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक होता है। किसी भी एल्कीन का जब हम हाइड्रोजिनेशन करते हैं, जब किसी भी एल्कीन को हम हाइड्रोजन देंगे हाँ। तो ये प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक होगा। ऐसा क्यों? Why hydrogenation is always an exothermic process? देखिए क्योंकि वो हाइड्रोजनेशन एनर्जी। इधर हाँ। ठीक। जब हाँ। आप किसी एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करोगे तो क्या बन रहा है? एल्केन। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, एल्कीन की या एल्केन की? एल्केन की। ठीक है, इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, ठीक है। हाँ। हाँ। स्टेबिलिटी और एनर्जी का कैसा रिलेशन होता है? स्टेबिलिटी का और एनर्जी का, जो मोर स्टेबल केमिकल स्पीसीज है उनकी एनर्जी कम। ठीक है, इनवर्स हाँ। रिलेशन। हाँ। अगर एल्केन मोर स्टेबल है देन एल्कीन तो इसका मतलब इसकी हाँ। एनर्जी कम हो। कम होगी एल्कीन से। हाँ। तो इसका मतलब हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में हाई एनर्जी का कौन है? एल्कीन। तो एक हाई एनर्जी का रिएक्टेंट एक लो एनर्जी के प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। हाँ। तो फिर बाकी एनर्जी का क्या होगा? मान लीजिए इसकी एनर्जी जैसे ये 400 जूल है, हाँ। 400 जूल के रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 350 जूल का है। तो बाकी 50 जूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाकी 50 जूल क्या होंगे? इन फॉर्म ऑफ हीट इवॉल्व हो जाएंगे। इवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा हीट का? जब भी आप
जब भी कोई मॉलिक्यूल सैचुरेट होगा, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और स्टेबिलिटी बढ़ रही है मतलब कि उसकी एनर्जी इवॉल्व हो रही है। कम हो रही है, और एनर्जी कम हो रही है तो बाकी एनर्जी का क्या होगा भाई, बाकी एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज होगी। तो इवॉल्व हो जाएगी। हाइड्रोजनेशन ऑफ हाँ एल्कीन इज ऑलवेज एन हाँ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जब भी किसी एल्कीन पे हम हाइड्रोजन गैस ऐड करते हैं उसको सैचुरेट करने के लिए, उसको स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये प्रोसेस ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा और इसमें एनर्जी लिबरेशन होगा ही होगा। ठीक है। इसमें जो एनर्जी लिबरेट हो रहा है, जब आप 1 मोल इथीन को हाइड्रोजनेट करेंगे तो उसमें जो एनर्जी लिबरेट होता है उस एनर्जी को कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक। क्या कहते हैं? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? व्हेन 1 मोल ऑफ एन एल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड, ठीक है ना? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ एन एल्कीन इज हाइड्रोजनेटेड इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। कितना एल्कीन है जिसका आप हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं? 1 मोल एल्कीन का, ठीक है ना? 1 मोल एल्कीन को जब हम हाइड्रोजनेट करेंगे, क्लियर है? हेलो। हेलो। हाँ सर। तो हमने क्या कहा, जब हम 1 मोल एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करेंगे, 1 मोल एल्कीन का, हाँ। इसमें जितना भी अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट होगा इसको कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन उस एल्कीन का। और ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, यानी आप अलग अलग एल्कीन ले लीजिए। सपोज आपने एक बार इथीन का हाइड्रोजनेशन किया, इथीन, हाँ। फिर प्रोपीन ले लिया, फिर ब्यूटीन ले लिया, ब्यूटीन में फिर आपने ब्यूट 1 इन अलग लिया, ब्यूट 2 इन भी लेकर देखा, अलग अलग एल्कीन्स, हाँ। और उन सारे एल्कीन्स को आपने हाइड्रोजनेट कराया। जितने भी एल्कीन्स थे अलग अलग, उनके सबके 1 मोल लिए, 1 मोल एल्कीन्स लिए, और उसका हाइड्रोजनेशन किया, उसमें हाइड्रोजन गैस पास किया इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम एज अ कैटलिस्ट, हाँ। और उन सबको उनके करस्पॉन्डिंग एल्केन्स में या सैचुरेटेड कंपाउंड्स में चेंज किया। अब क्योंकि हाइड्रोजनेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो जब आपने इन एल्कीन्स को हाइड्रोजनेट किया तो सबने एनर्जी इवॉल्व की होगी। इथीन के हाइड्रोजनेशन में एनर्जी इवॉल्व हुई होगी, प्रोपीन के हाइड्रोजनेशन में एनर्जी इवॉल्व हुई होगी, ब्यूटीन के हाइड्रोजनेशन में एनर्जी इवॉल्व हुई होगी। हाँ। और वो जो एनर्जी इवॉल्व हुई है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन भी मिला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ प्रोपीन भी मिला, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ ब्यूटीन भी मिला। ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है एल्कीन का, किसी भी एल्कीन का, इसको देखकर पता कर सकते हैं कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल। ये ध्यान रखिएगा, जो जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा हाँ। का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, उतना ही कम होगा। जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, हाँ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो उसको देखकर आप एल्कीन की स्टेबिलिटी प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा एल्कीन हाँ। कम स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल एल्कीन्स होंगे उनका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा, कम होगा। हाँ। ठीक है ना? हाँ। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, एन एल्कीन विच हैज अ लोअर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम है, हाँ। इसका मतलब वो क्या है, मोर स्टेबल एल्कीन है। कीवर्ड्स को अगर हम देखें तो जितना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अगर आपके पास बहुत सारे एल्कीन्स दिए हुए हैं और उनके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यूज दी हुई, आपको अरेंज करना है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर में, तो आप चेक कर लो जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना ज्यादा है इसका मतलब वो लेस स्टेबल है, और जिसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जितना कम है इसका मतलब वो एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ क्या, द लोअर द हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ एन एल्कीन मोर स्टेबल इट इज।
जितना कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कि किस टाइप के एल्कीन्स का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होता है, किसका कम होता है। एन अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन सच एज इथीन हैज द हाईएस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जो अनसब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होते हैं, अनब्रांच्ड हाँ या अनसब्स्टिट्यूटेड का मतलब है जहां पर डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से कोई एल्काइल ग्रुप नहीं अटैच है, कोई कार्बन चेन नहीं बॉन्डेड, केवल हाइड्रोजन बॉन्डेड है, जैसे इथीन CH2 डबल बॉन्ड हाँ C। हाँ उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा, मतलब वो लीस्ट स्टेबल होता है। ग्रेटर द ठीक नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, जितने ज्यादा डबली बॉन्डेड कार्बन से जितने एल्काइल ग्रुप ज्यादा अटैच होंगे, आप समझ लो वो एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है। और अगर कहीं पर सिस और ट्रांस फॉर्म किसी एल्कीन के एग्जिस्ट करते हैं तो वहां पर ट्रांस आइसोमर मोर स्टेबल होगा देन सिस आइसोमर। क्यों? स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहाँ पर देखिए एक एल्कीन है जिसका ऑर्डर, जितना सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर देखिए एक ऑर्डर आपको दिखाया गया। अब सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है यहाँ पर समझाते हैं। जैसे इस एल्कीन को देखिएगा, ये है इथीन, है ना। हाँ तो यहाँ पर कार्बन एटम्स, अगर हम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स को देखें तो क्या बॉन्डेड है उन डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड ओनली हाइड्रोजन। हाँ यही होता है लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, और ये सबसे कम स्टेबल होगा। जितना इन हाइड्रोजन एटम्स को हटाकर कार्बन चेन आता रहेगा, एल्काइल ग्रुप हाँ बॉन्डेड होगा, वो उतना ही सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखिए इससे ज्यादा ठीक। स्टेबल कौन है? इस टाइप का एल्कीन। इसमें क्या है, ये हाइड्रोजन एटम्स हैं लेकिन यहाँ पर एल्काइल हाँ ग्रुप आ गया, तो ये थोड़ा सा सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक। उससे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, यानी जिसमें दो एल्काइल ग्रुप्स आ जाएं डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स। हाँ अब ये डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन भी अपने अंदर देखेंगे तो इसमें फर्दर 3 टाइप्स होंगे। पहला, दो एल्काइल ग्रुप्स जो सिस पैटर्न पे हों, हाँ दो एल्काइल ग्रुप्स जो C डबल बॉन्ड C के ट्रांस पैटर्न पे हों, हाँ और दो एल्काइल ग्रुप्स जो एक ही कार्बन पे बॉन्डेड हो। हाँ मतलब अगर कहीं पर कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब कि जो डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स है उस पे दो एल्काइल ग्रुप्स होंगे। अब वो दो एल्काइल ग्रुप एक ही कार्बन पे हो सकते हैं, हाँ या वो दो एल्काइल ग्रुप अलग अलग कार्बन पे हो सकते हैं, एक यहाँ एक यहाँ। हाँ ठीक। इसमें भी वो सेम साइड हो सकते हैं यानी सिस, हाँ और अपोजिट साइड हो सकते हैं दो एल्काइल ग्रुप यानी ट्रांस। ट्रांस। ठीक है ना। ठीक। तो डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में भी तो 3 होंगे, हाँ इसके अपने अंदर 3 स्ट्रक्चर होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो सिस फॉर्म सबसे कम स्टेबल होता है। हाँ। डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन में भी सिस एल्कीन लेस स्टेबल, उससे हम्म, बेटर उस पर ट्रांस। ट्रांस, और उससे ज्यादा स्टेबल वो एल्कीन जिसमें जैम। दोनों एल्काइल ग्रुप सेम कार्बन पे बॉन्डेड है। जेम, ठीक। जेम ग्रुप, जेम टाइप ऑफ एल्काइल ग्रुप्स, एल्कीन्स की बात करें ठीक। तो ये इसके टाइप्स हैं। यानी ये जो डाई सब्स्टिट्यूटेड, अगर हम उसको भी एक्सपेंड करें तो उसमें 3 टाइप ऐसे बन सकते हैं। सिस ठीक। डाई एल्काइल या डाई सब्स्टिट्यूटेड, ट्रांस डाई सब्स्टिट्यूटेड, और जेम डाई सब्स्टिट्यूटेड। हाँ तो वो इस तरह से होंगे, ठीक है। ठीक। फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड के बाद कौन ज्यादा स्टेबल होगा? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है ना। हम्म। यहाँ पर देखिए, और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड। तो यानी जितना ज्यादा वो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, कोई भी हम्म। एल्कीन जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा, यानी जितना उसके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे, हम्म। वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है कि जब हम डबली बॉन्डेड कार्बन एटम पे हाइड्रोजन हटाकर कोई एल्काइल ग्रुप लगा रहे हैं तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल है, ऐसा क्यों? एल्काइल ग्रुप की वजह से। एल्काइल ग्रुप से क्या उसको मिल जाएगा बेनिफिट? देखिए, जब आप किसी डबली बॉन्डेड कार्बन के एडजेसेंट हाँ
कोई एल्काइल ग्रुप लगाएंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ CH3, तो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। ठीक। तो जब अब इसके पास C अल्फा H बॉन्ड्स आ गए, हाँ। और C अल्फा H बॉन्ड्स इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, नो ठीक। बॉन्ड रेजोनेंस। हाँ। तो इस हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से, यानी इस नो बॉन्ड रेजोनेंस की वजह से, इस एल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब अगर मान लीजिए अगर इसके साथ एक और एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हो जाए इस डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ, तो नंबर ऑफ C अल्फा H बॉन्ड्स इसके और बढ़ गए, बढ़ जाएंगे और स्टेबिलिटी बढ़ और जाएगी। स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर ये ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हो जाए, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप्स आ जाए इस डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, तो नंबर ऑफ हाइपर और बढ़ कॉन्जुगेटेड जाएगी। स्ट्रक्चर्स और बढ़ जाएंगे। तो ये सीधी सी बात है कि एल्कीन की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ रही है जैसे जैसे वो सब्स्टिट्यूटेड हो रहा है। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि जैसे जैसे हम एल्कीन्स में डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स के साथ हाइड्रोजन को हटाकर कोई एल्काइल ग्रुप बॉन्डेड हो रहा है, तो वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल हो रहा है। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस एल्कीन को जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रही है वो हाइपर कॉन्जुगेशन फैक्टर की वजह से मिल रही है। ठीक। ठीक है, अब देखो ये किसका ऑर्डर है, ये एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। तो हमने अभी समझाया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अगर हम इनमें बात करें तो ये जो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो इसका जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो सबसे कम होगा, है ना, और इसका हाँ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा। ये लीस्ट स्टेबल एल्कीन है, हाँ। तो इसका जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। हाँ। तो अगर इस टाइप के एल्कीन्स, मान लीजिए आपके पास 3-4 अलग अलग टाइप के एल्कीन्स दे रखे हैं, कुछ उसमें मोनो सब्स्टिट्यूटेड है, कोई डाई सब्स्टिट्यूटेड है, कोई ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, और डाई सब्स्टिट्यूटेड में भी मान लीजिए आपको सिस फॉर्म भी दे रखा है, ट्रांस भी दे रखा है, तो इस तरह से आप उनके बीच में समझ जाओगे कि कौन सा एल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा एल्कीन कम स्टेबल है। और जो उनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा जस्ट उसके रिवर्स या जस्ट उसके ऑपोजिट किसका ऑर्डर होगा, उनके एनर्जी का। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हाँ। अब यहाँ पर रीजन दे रखा है क्यों एल्काइल ग्रुप्स जब बढ़ता है, क्यों सब्स्टिट्यूशन जब बढ़ रहा है एल्कीन्स पे, तो उसकी स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। ठीक है, जितने हाँ। ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स बॉन्डेड होंगे डबली बॉन्डेड कार्बन एटम से, हाइपर कॉन्जुगेशन के चांसेस उतने ज्यादा होंगे। ठीक है। और सिस और ट्रांस में ट्रांस क्यों ज्यादा स्टेबल है उसका रीजन भी अलग से दिया हुआ है। उसका रीजन ये कि ट्रांस में स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है। जैसे यहाँ पर डायग्राम देखिए, 2 मिथाइल ग्रुप सेम साइड है, तो सेम साइड मिथाइल ग्रुप के सेम साइड होने की वजह से इनके अंदर इनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे। ठीक है। स्टेरिक क्राउडिंग। जबकि वही 2 एल्काइल ग्रुप्स अगर अपोजिट एंड पे होंगे तो ये स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होगी, लेस स्टेरिक क्राउडिंग होगी। ठीक है। तो इसीलिए जो ट्रांस आइसोमर होता है किसी भी एल्कीन का वो ज्यादा स्टेबल होता है देन सिस आइसोमर। ठीक है, तो ये आपका एल्कीन्स के अंदर इजेड आइसोमरिज्म और स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन फैक्टर है। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स पढ़ेंगे, एल्कीन्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है।